ये क्या बात हुई? आपने इसलिए मुझे कराची से यहाँ बुलाया था, ये सब तमाशे के लिए? मैं और उस जागीरदार से शादी कर लूँ? अब्बा, आपको मालूम है ना आप क्या बोल रहे हैं? वो तय से बोली। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो गांव अपने घर पहुंची थी और उसके माँ बाप उसके सामने ये बात कर रहे थे। हफ्सा, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत खुश रखेगा। हर माँ की तरह उसकी माँ का भी ये ख्वाब था कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छी जगह हो। वो भी यही चाहती थी कि उसकी शादी बुराक से हो जाए। प्लीज़ अम्मा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे और उसके असूल अलग होंगे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आदी हूँ। मैं कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर लूँ जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ? और आप दोनों क्या जानते नहीं हैं? मैं किसी जागीरदार से शादी नहीं करूँगी। नफ़रत है मुझे बड़ी हवेली वालों से। वो उस वक्त सफ़ेद फ्रॉक में गुलाबी चेहरे के साथ गुलाब का फूल ही तो लग रही थी। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें ज़ब्त से लाल। एक बात बताओ, जब तुम्हें हवेली वालों से इतनी नफरत है तो मुशाइम बेटी और हमजा साहब के साथ क्यों रहती हो? रिजवान साहब भी तैश से बोले। वो भी चाहते हैं कि ये शादी हो जाए। आपको पता है अब्बा, क्या बोल रहे हैं आप? मुशाइम आपो के साथ मैं बचपन से हूँ। आप दोनों से ज़्यादा मैं उनके पास रही हूँ। वो इंसान को देखती है, ना कि उसकी हैसियत को। और आप दोनों क्या, पूरा गांव जानता है कि बुराक शाह गरीबों से कितनी नफरत करता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत उससे शादी नहीं करूँगी। उसने हतमी फैसला सुनाया था अपना। बात सुनो मेरी। उसकी माँ उसके मद्दे मुकाबिल आई। शादी तुम्हारी होगी और इसी वक्त होगी, समझ आई? मुझे नहीं पता तुम किसी से भी नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारी शादी बुराक साईं से होगी और आज और अभी होगी। आई समझ? तो आप भी सुन ले, मैं किसी सूरत उस जागीरदार से शादी नहीं करूँगी। मेरा फैसला है ये। मेरी तो अभी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है और मैं कैसे अभी से शादी कर लूँ? अब्बा, प्लीज़ समझने की कोशिश तो करो यार। मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल है। मैं कैसे ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ जिसको मैं एक नज़र पसंद नहीं करती? उसकी ज़ात से ही मुझे नफ़रत है। उसने बेबस होकर कहा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम उससे नफ़रत करती हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। वो शख्स तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने बाकायदा हमसे रिश्ता मांगा है और मुझे जितना लगता है, अगर उसको तुम बोलोगी ना कि तुम्हें अपनी पढ़ाई ख़त्म करने दे शादी के बाद, तो वो इनकार नहीं करेगा। और तुम्हें पता है उसने कहा है कि वो हमारा कर्ज भी मुआफ़ कर देगा। उसके बाप ने बिना सोचे समझे एकदम मुंह से ये बात निकाली। उसने जब ये बात सुनी तो उसको अपने कानों पर यकीन ना हुआ कि उसका पूरा वजूद एकदम सन्नाटों की जद में आया। उसका बाप बहुत कुछ बोल रहा था लेकिन उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि वो हमारा कर्ज भी मुआफ़ कर देगा। क्या कहा आपने? उसकी थोड़ी देर बाद बेयकीन सी आवाज़ हलक से बरामद हुई। हाँ मेरी चंदा। उसकी माँ ने उसका मुंह हाथों के प्याले में लिया और उससे कहा। उसने बोला है वो हमारा कर्ज तक मुआफ़ कर देगा और तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में। वो एक जज्ब से बोली। एक सेकेंड अम्मा। वो उनको पीछे करके बोली। यानी अब्बा, आपने मेरा सौदा कर दिया अपनी ज़मीन के लिए? उसकी हैरत ख़त्म नहीं हो रही थी। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं बताता हूँ दरअसल बात क्या है। एक सेकेंड, मतलब आपने अपनी बेटी को बेच दिया? वो उनकी सुनी कब रही थी। उसके कानों में आवाज़ हथौड़े की मानिंद गूंज रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है हफ्सा बेटा, मैं समझता हूँ। वो गड़बड़ा कर बोले। ऐसा ही है। आपने अपनी बेटी चंद पैसों की खातिर बेच दी अब्बा। आंखों में आंसू जमा होने लगे। कुछ अटकने लगा था गले में। सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी तो हाथ बेसाख्ता गले पर गया। अब्बा, मैं तेरी सोनी कुड़ी थी ना, तो तूने अपनी बेटी को ही बेच दिया। लहजा भीगा हुआ था। नहीं हफ्सा, एक दफ़ा अपने अब्बा की बात तो सुनो। बस वो एकदम चीखी। चुप, बिल्कुल चुप। आज मुझे ना खुद से भी नफरत हो रही है। आवाज़ यकदम तेज़ हुई। मैं अपने माँ बाप के लिए इतनी बेमोल थी कि उन्होंने चंद पैसों की खातिर मुझे बेच दिया। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी और जिस्म होले होले से लरज़ रहा था। अब्बा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये सब करोगे। आंसू निकलकर गालों को नम कर रहे थे। नहीं मेरी जान, वो तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता है, मोहब्बत करता है तुमसे। उसका बाप उसको समझाते बोला। कोई इज्जत नहीं बनाना चाहता, ना ही बीवी। वो शख्स मुझे अपनी बांदी बनाना चाहता है और मैं क्या लड़ूंगी उससे भी जाकर। यहाँ तो मेरे माँ बाप ने ही एक जीती जागते इंसान का सौदा कर डाला। उसने बोलकर गीली सांस अंदर खारिज की और अपने नम गालों को साफ किया। जाएं अम्मा और बोल दें अपने उस बुराक साईं से कि मुझे मंजूर है। उसका लहजा कांप रहा था। बोल दें उसको कि जाकर कबूल है मुझे उसकी बांदी बनना, कबूल है मुझे वो कैद, कबूल है मुझे वो जागीरदार
और एक बात और आज से समझ लेना, आप दोनों मर गई हफ्सा, आपके दोनों के लिए मर गई, आपकी हफ्सा आप दोनों के लिए। समझ लीजिएगा कि ख़त्म हो गई हफ्सा, और उसको ख़त्म करने वाले उसके अपने माँ बाप हैं। आज खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया आप दोनों ने। तनफ़ुस बहुत भारी होने लगा, आंसू टप टप आंखों से जारी हुए। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे उसकी माँ ने रिजवान साहब को देखा और बाहर खड़े बुराक के बंदे को हाँ का पैगाम भेज दिया। जैसे ही उसको हाँ का पैगाम मिला, वो डेरे से निकलकर वजदान के पास आया। वो मर्दान खाने में चंद अफराद के साथ बैठा किसी मौजू पर बात कर रहा था। देखने से वो काफ़ी मसरूफ़ दिख रहा था। ब्लैक शलवार कमीज़, बिस्किटी कलर की मर्दाना शॉल, हल्की बढ़ी हुई शेप। कोई देखता तो ये ज़रूर कहता कि वो वाकई किसी रियासत का शहज़ादा था। उस पर सरदारी जचती थी। उसके बात करने का अंदाज़, उसका फ़ैसला सुनाने का अंदाज़ सभी तो अलग था। उसके दादा जितना उससे चिढ़ते थे उतना ही उससे मोहब्बत करते थे। सगीर शाह की जान थी अपने इस पोते में। वो मर्दान खाने में दाखिल हुआ और बिना किसी लिहाज के एकदम बोला, लाला मुझे बात करनी है आपसे। उसने सरदार नहीं कहा था। वो चेहरे से ही परेशान और थोड़ा सा खुश लग रहा था। लोगों ने उसकी जानिब देखा और फिर सरदार वजदान शाह की जानिब। उसने आंख के इशारे से सबको जाने का कहा तो सब बारी बारी कमरे से निकलते चले गए। उन सबके निकलते ही वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। आंखें झुकी हुई थी, हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे, आसमानी शलवार कमीज में जिस पर सिलवटें थी। वो बहुत परेशान दिख रहा था। क्या बात है बुराक, जो इस तरीके से तुम बीच महफिल में आ गए? उसने आंखें उठाईं। लाला मुझे वो चाहिए। वो बोलकर बेसाख्ता उसके कदमों में बैठा। लाला प्लीज़, आज आपका बुराक जो भी मांगेगा आप देंगे और सबको राज़ी भी करेंगे। मुझे नहीं पता, वो किसी बच्चे की तरह ज़िद करते बोला। हुआ क्या है? वजदान ने सिर्फ इतना ही कहा। आज भी बुराक उसके लिए 5 साल का बच्चा ही था। जब भी उसको बचपन में कुछ चाहिए होता था वो ऐसे ही उसके कदमों में बैठकर उससे सिफारिश करता था। लाला मैं वो चंद सेकंड के लिए रुका और एक ही जश्न में बोला, लाला मुझे शादी करनी है और आज ही निकाह और रुखसती करनी है। प्लीज़ इनकार मत करना। वजदान के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े। अच्छा, दिमाग जगह पर है? क्या लड़कियां बट रही हैं? वो थोड़ा बरहमी से बोला। लाला यार, लड़की है मेरे पास, बस आपका अप्रूवल चाहिए, और अगर आप अप्रूवल देते हैं तो आपको ही दादा को भी राज़ी करना है प्लीज़, और यह काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर संजीदा चेहरे पर एकदम टेंशन आई और माथे पर बेतहाशा बल पड़े। बुर्राक साईं, शादी का पता भी है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और तुम्हारा तो अभी तक लाउबाली पनी खत्म नहीं हुआ। इतनी जल्दी शादी? तुमसे बड़ा मुस्तफ़ा है, पहले उसकी होगी और उसके बाद तुम्हारी। लाला मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं पता, मुस्तफ़ा लाला का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है शादी का, लेकिन लाला मेरा है। प्लीज़ लाला, मुझे पता है आप सबको राज़ी कर लेंगे, प्लीज़ मान जाए ना। वो मिन्नत करते हुए बोला। अच्छा ये बताओ लड़की कौन है? उसने एक नज़र वजदान को देखा और सर नीचे करके हल्की आवाज़ में वो मिनमिनाया, लाला अपने खेत में जो काम करते हैं ना रिजवान साहब, उनकी बेटी है हफ्सा। उसकी बात सुनकर वजदान के होंठ मुस्कुराहट में ढले और एक आईब्राउ उचकाया उसने। तो बुराक साईं, हो गई आपको मोहब्बत? यानी मैं ये क्या देख रहा हूँ? वो बुराक जो गरीबों से इतनी नफरत करता है कि पास तक खड़ा नहीं होने देता। और ये भी मुस्तफ़ा के मुंह से सुना था कि बुराक साईं के सीने में दिल नहीं पत्थर है, और वो पत्थर एक लड़की ने धड़का दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बुराक को मोहब्बत हो गई। उसने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें भी मुस्कुराईं। जिन आंखों में सर तासुर हुआ करता था, आज वो आंखें मुस्कुरा रही थी। उसका भाई खुश था। उसकी खुशी में ये सोच कर ही उसका बोझ कम हुआ। बुराक लड़की राजी है? हाँ लाला, अभी उसके घर से पैगाम आया है, उनकी तरफ से हाँ है। लेकिन लाला, दादा का मसला है, वो निचले तबके वाले से क्या मुझे शादी करने देंगे? लेकिन लाला, अब कुछ भी हो जाए, शादी मैं उसी से ही करूँगा। उसने बोलकर अटल लहजे में कहा। निकाह कब करना है? वजदान ने संजीदगी से पूछा। अभी थोड़ी देर में। चलो चलते हैं। मुस्तफ़ा कहाँ है? उसको भी साथ ले लेना, वरना सारी उम्र औरतों की तरह ताने मारेगा। वो बोल कर उठा तो बुराक फरते जज्बात में उसके गले लगा। लाला बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी मुझे इनकार नहीं किया। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। उसने भी सामने से खुले दिल से उसको गले लगाकर मुबारकबाद दी और दोनों एक साथ मर्दान खाने से निकले। अम्मा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं कैसे उस लड़की से शादी करूं? मुस्तजाब एक बात कर कर के थक गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए अब अपनी अम्मा के सामने बैठा उनकी मिन्नत समाजत कर रहा था। अम्मा प्लीज़ ना, मैं उससे शादी नहीं कर सकता।
प्लीज़ मैं आपका बेटा हूँ ना, मान जाएं प्लीज़, और अब्बा से बात करें ना। वो उनके कदमों में बैठा आजिज़ी से बोला, लेकिन क्यों नहीं शादी कर सकते तुम मुझसे? इतनी अच्छी लड़की है, इतना ख्याल करती है मेरा, मुस्तफ़ा का इतना ख्याल रखती है, तुम्हारे अब्बा का इतना ख्याल रखती है, इतनी मासूम है, मुझे तो मेरी बेटी जैसी अजीज़ है। तुम क्यों ऐसे दिमाग से पैदल बातें कर रहे हो? माँ प्लीज़ ना समझने की कोशिश करें। मुस्तजाब, तुम क्या किसी और को पसंद करते हो? उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा। उसने एकदम चौंक कर उनकी जानिब देखा और फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो फिर शहर से शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना ही कोई बाहर पसंद है और ना ही ये शहर पसंद है। मुस्तजाब, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी ये बकवास। वो एकदम गुस्से से बोली, अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो कि तुम्हारी शादी शहर से ही होगी, और शादी क्या, तुम्हारी शादी हो चुकी है, बस रुखसती होगी, इसलिए मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है, आई समझ? उन्होंने तंबीह करते हुए उंगली उठाकर कहा। उसने जब्त से जबड़े भींचे और गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा उससे शादी। इतनी बुरी लगती है वो मुझे, नहीं करना चाहता मैं अपनी आगे की लाइफ उसके साथ शुरू। एक नंबर की डरपोक लड़की है जो अपने हक के लिए आज तक नहीं बोली मेरे साथ क्या ज़िंदगी गुजारेगी। मैं अपने साथ कोई मजबूर बीवी नहीं चाहता। मैं एक मैच्योर लड़की को बीवी बनाना चाहता हूँ, ना कि इस तरह की दप्पू लड़की को। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है कि वो अपने हक में नहीं बोलती, शोहर हो तुम, उसके साथ खड़े हो सकते हो उसके। जब उसको कोई डिग्रेड करता है तो हाथ थाम कर सिर्फ ये एहसास दिला दो ना तुम कि तुम उसके साथ हो। मैं यकीन से कह सकती हूँ हमारी शहर वो शहर नहीं रहेगी, पूरी की पूरी बदल जाएगी। लेकिन तुम तो सिर्फ अपनी अना में मस्त रहे हो, ये भी मुझे इल्म है। माँ, मुझे सब मालूम है आपको, और मुस्तफ़ा लाला को पता नहीं उस अजाब लड़की में क्या दिखता है जो मेरे पल्ले बांधने में लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे कितना भी इमोशनल कर दिया जाए, मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। वो दनदनाता हुआ वहाँ से निकल गया। पीछे से उन्होंने उसकी पुश्त को देखा। नाहिद बेगम एक संजीदा और समझदार खातून थी जिनके लिए अपनी औलाद बहुत कीमती थी। वो शहर को भी अपनी बेटी ही मानती थी। जितना नगीना बेगम शहर की ज़ात की नफ़ी करती थी वो उतना ही उसको तरजीह देती थी। वो अपने शोहर और घर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, नहायत रहम दिल खातून थी, इसलिए उनको बेहद अफसोस था अपने बेटे के इस अमल पर। वो गुस्से से वहाँ से निकला और गुस्सा कम करने के लिए बालों में हाथ फेरा। नज़र ऊपर उठी तो शहर के कमरे की जानिब रुकी। अपने कमरे में जाने की बजाय वो शहर के कमरे की तरफ गया और धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोला। वो जो सामने मगन सी नॉवल पढ़ने में मसरूफ़ थी, एकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई। सामने ही तो वो आतिश फिशां बना खड़ा था। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? वो गुस्से से धाड़ा तो वो सहम कर 2 कदम पीछे। मैंने कुछ नहीं किया, वो एकदम डर कर बोली। उसको इतने गुस्से में देखकर टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी उसे, जैसे अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया है? कितनी दफ़ा तुम्हारे आगे बकवास कर चुका हूँ कि दादा के पास जाओ और बोलो उन्हें कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। क्यों नहीं आती तुम्हें ये बात समझ? लेकिन मैं चाहती हूँ शादी आगे चले। वो एकदम से बोल गई। उसकी बात सुनकर वो लंबे लंबे डग भरता उसके करीब आया और अपनी आहिनी गिरफ्त में उसके बाजू को पकड़ा। क्यों नहीं आती तुम्हें समझ के मैं नहीं रखना चाहता कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ। गुस्से की वजह से दिमाग की नसें वाजे हो रही थी, बाजू में दर्द की वजह से चेहरा सुर्ख होने लगा, लब भींचे वो जब्त से खड़ी रही, खौफ से टांगे तक कांप रही थी, आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए। जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो कपकपाती आवाज़ में बोली, प्लीज़ छोड़ दे मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों छोड़ूं? जब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो क्यों छोड़ूं सहर? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है सहर। प्लीज़, मैं नहीं करना चाहता तुमसे शादी। गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता नर्म करते वो पीछे हुआ। उसकी नम आंखें देखकर उसके लहजे में डर महसूस करते उसकी गिरफ्त खुद ही नर्म पड़ गई थी उसकी। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी, और अगर सहर ऐसा हुआ तुम मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनकर आई तो मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी हर रात और हर दिन बहुत अजियत में गुजरेगा। ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो कि मैं नफ़रत तो कर सकता हूँ तुमसे, लेकिन मोहब्बत और बीवी का मान कभी नहीं दूंगा तुम्हें मैं। वो बोलकर धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करते उसके कमरे से निकलता चला गया। दरवाजे की आवाज़ से दिल अंदर तक कांप गया था। पीछे वो निढाल वजूद के साथ बेड पर गिरी और हिचकियों से रोने लगी। प्लीज़ अल्लाह मियाँ, कुछ तो कर दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आज भी उसके दरो दीवार ने उसकी सिसकियाँ सुनी थी। उसकी गैलरी में रखे फूल एकदम मुरझा गए थे। उसको एक दफ़ा फिर रोते हुए देखकर, इस तरह सुलगते हुए देखकर
हफ्सा मेरी बच्ची, तुम बहुत गलत सोच रही हो। तुम्हारे अब्बा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम कोई बांदी नहीं बनोगी बेटा। वो प्यार करता है तुमसे। मैंने खुद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। वो शादी करना चाहता है तुमसे। वो अपने सामने गुमसुम सी बैठी हफ्सा को काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि वो हमारा कर्जा भी मुआफ़ कर देगा। उसने एक सर्द सांस खारिज की और खाली खाली आंखों से अपनी माँ की जानिब देखा। मैं कुछ नहीं बोल रही अम्मा, मैंने हाँ कर तो दी है। उसकी आंखों में बेबसी से आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। आप क्या चाहते हैं, मैं बगैर निकाह के चली जाऊं? बोल तो दिया है कबूल है वो शख्स। मुझसे एक ही बात क्यों बार बार कर रहे हैं आप लोग? उसने नम लहजे में कहा। आंखों से आंसू निकलकर गालों को भी नम कर रहे थे। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो चंदा? वो उनकी बात सुनकर तमस्कर से मुस्कुराई और अपनी उल्टी हथेली से अपने नम गालों को साफ किया। आपको लगता है कि जिंदा लाश भी खुश होती है अम्मा? मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कोई गलती नहीं आप लोगों की। सदियों से चला आ रहा है ये रिवाज कि बेटी ही कुर्बानियाँ देती आई है। पहले क्या होता था कि बाप या भाई ने कत्ल किया तो बेटी को वन्नी कर दिया। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि बाप कर्ज नहीं चुका सकता तो बेटी को बांदी बनाकर भेजा जा रहा है। वो तल्ख सा मुस्कुराई। तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम कोई बांदी नहीं होगी, उसकी बीवी होगी। इज्जत बना रहा है वो तुम्हें। अम्मा तैश से बोली। अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। कर रही हूँ ना शादी, थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दे मुझे। उसने नम लहजे में कहा और गीली सांस अंदर को खारिज की। उसकी माँ ने एक नज़र हफ्सा को देखा और कमरे से बाहर आ गई। जहाँ उसका बाप निकाह के इंतजामात देख रहा था, उसकी माँ रिजवान साहब के बराबर में खड़ी हुई। हफ्सा के अब्बा, वो बहुत दुखी है। हम ठीक नहीं कर रहे, वो हम लोगों को गलत समझ रही है। उसके बाप ने बेबसी से उसके दरवाजे की तरफ देखा। मैं क्या करूं हफ्सा की अम्मा, जानता हूं गलत कर रहा हूं। अब हम हाँ बोल चुके हैं उन लोगों को, और अगर हम उनको हाँ करके ना करते हैं तो सरदार हमें छोड़ेगा नहीं। उनका भाई है, और सरदार तो क्या बुराक साईं भी नहीं छोड़ेगा हमें। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे बाद में परेशानी हो। और तुम क्या जानती नहीं हो बुराक साईं को? वो गरीबों से बेइंतहा नफरत करता है। अगर हमने उसको हाँ ना की होती तो हफ्सा की ज़िंदगी बर्बाद कर देता वो। बेटी का बाप हूँ ना, बहुत बेबस हूँ इसलिए। लेकिन तुमने और मैंने देखा तो था ना कि बुराक साईं अपनी हफ्सा को पसंद करते हैं। खुश रखेगा वो हफ्सा को। तुम परेशान ना हो और उसको समझाने की कोशिश करो और बोलो कि वो हमसे बदगुमान ना हो। बेटी है वो हमारी, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते उसके साथ। तुम देखो उसको, मैं आता हूँ अभी, थोड़ा काम रहता है। वो उनको समझाते हुए बाहर की जानिब गए। पीछे वो परेशान से एक दफ़ा फिर हफ्सा के कमरे की जानिब देखने लगी और वहीं बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। अंदर बैठी हफ्सा ने शिद्दत से मुशाइम को याद किया था। हमजा, गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाओ यार, कछुआ भी हमसे आगे निकल जाएगा। इतना स्लो चला रहे हो। वो चबा चबा कर बोली। यार मिशी, चला तो रहा हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? तुमने कहा था मुस्तफ़ा लाला के साथ जाएंगे, लेकिन उनको छोड़कर तुम इतनी जल्दी आ गई। तुम ड्राइविंग पर तवज्जो दो। आ रहा है वो भी पीछे ही। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्तफ़ा की गाड़ी भी उनके पीछे ही थी। हमजा, ये सब छोड़ो। मेरी छठी हिस्स पता नहीं क्यों कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही है मुझे। पता नहीं क्यों कुछ अच्छी थॉट्स नहीं आ रही मुझे हफ्सा की जानिब से। मिशी, कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक होगा। तुम फजूल में ही परेशान हो रही हो, उसने उसे समझाते हुए कहा। नहीं हमजा, तुम नहीं जानते मेरा उसके साथ कैसा रिश्ता है। तुम्हें पता है वो मेरी सगी बहन नहीं है, हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो जब भी कभी परेशान होती है ना तो मुझे पता चल जाता है। अच्छा महसूस नहीं होता, जैसे अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है और हमारी हफ्सा बहुत मुश्किल में है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हफ्सा मुझसे मिले बगैर निकल जाए, और आज ऐसा ही हुआ है। अभी आए उसको दिन ही कितने हुए थे और वो यहाँ से चली गई। आज संजीदा चेहरे पर एक अलग परेशानी थी। हमजा ने उसकी जानिब देखा तो वो बहुत परेशान दिख रही थी। कुछ नहीं होगा मिशी, हमारी हफ्सा ठीक होगी, उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसको राम करते हुए कहा और गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अब तो हमजा को भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि मुशाइम कभी ऐसे ही परेशान नहीं होती। वो जब भी परेशान होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बुराक सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्लैक मर्दाना शॉल पहने, हाथ में रिस्ट वॉच और पाँव में पिशावरी चप्पल पहने
اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا جہاں وہ دشمن جان تھی، جس کو ایک بار دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس کو شدت سے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ سردار وجدان شاہ بلیک شلوار قمیض میں ساتھ ہی داخل ہوا۔ ان کے پیچھے اور بھی لوگ تھے۔ مصطفیٰ کو ان دونوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا فون نہیں لگا تھا، اس لیے یہ دونوں اور کچھ اور لوگ گواہوں کے طور پر آئے تھے۔ رضوان صاحب نے ان کو ادب سے اپنے گھر کی چارپائی پر بٹھایا۔ دونوں میاں بیوی کو اندازہ نہیں تھا کہ سردار بھی آئے گا، اس لیے چہرے پر ٹینشن سی آ گئی۔